बेसिक एजुकेटर साथियों, नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और ये 14 तारीख को पब्लिश हो गया है। जिन साथियों का हमारा सिलेक्शन हुआ है उन सभी को शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो पाया है बाई चांस, तो उनको अपनी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। क्या वो जो भी आगे DSSB या आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको आप अच्छे से दीजिए। और अभी उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि अक्सर लोग नवोदय में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में सीट्स वैकेंट रह जाती है और आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। तो लास्ट टाइम जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें भी 3 आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी। कोई फिक्स नहीं होता है कि 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी। जब तक वो वैकेंसी फिल ना हो जाए, जितनी उस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी आई थी उतनी फिल ना हो जाए, तब तक अपना ये आपका वेटिंग लिस्ट आती रहती है। तो आपको उम्मीद नहीं हारनी है। बाकी आप अगर बाई चांस ऐसा कुछ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अगले एग्ज़ाम की आपको तैयारी शुरू कर देनी है। साथियों, अभी टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए। मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, उसमें बहुत सारे जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ विदहेल्ड कैंडिडेट्स, वेटिंग लिस्ट, रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स, रिमेनिंग पोस्ट रिजल्ट और रोज़गार मेला। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने डाले थे, इन पर वीडियो ही बनाऊंगा, बट अगर मैं एक ही वीडियो बना दूँ इन पर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक आपके जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए हैं, तो मैं अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन जो होगा उसका मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो साथी बाकी टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं उसका वीडियो भी इसके बाद आ ही रहा है। मैं 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी वीडियो को देखे, बाकी वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो साथियों, जिनका हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है उनकी बात करता हूँ। तो ऐसे हमारे कम ही कैंडिडेट हैं। साथियों, ये स्क्रीन पर जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिख रहा है ये हमारे बीच ही एक साथी का है, चैनल के व्यूअर हैं और रेगुलर व्यूअर रहे हैं, और जो TGT साइंस का रिजल्ट आया है उसके टॉपर्स में से एक है। मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है, टॉपर तो सभी हैं बट उसके टॉपर्स में से भी एक हैं। जो टॉप कुछ बच्चे हैं, लिमिटेड बच्चे हैं, उसमें से एक हैं ये। तो आप टॉपर्स में अगर देखेंगे तो उनका नाम दिख जाएगा, बाकी मैं नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अपने दूसरे साथी हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर अभी नहीं आया, उनको हेल्प करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मुझे सेंड किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। तो साथियों, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है, देखिए 2 तरीके के रिजल्ट आया है। एक जो साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, एक जो साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। अभी सिलेक्शन हो चुका है पर अपॉइंटमेंट लेटर रोक लिया गया है वैकेंसी ना होने की वजह से। तो उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। बाकी जिन साथियों का हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आना है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आज फ्राइडे है ना, और कल आपका सैटरडे है, फिर संडे है। तो आपका 14 तारीख में रिज़ल्ट आया था, 15 और 16 2 दिन बीच में हो चुके हैं। तो साथियों, इस समय मैं मानता हूँ पहले क्या, मतलब इस बार नवोदय ने उल्टा पुल्टा कर दिया है सिस्टम। नहीं तो होता यही था कि पहले वेबसाइट पर रिजल्ट आता था, फिर RO से आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मेल आता था। तो वो रोज़गार मेला की वजह से कुछ बच्चों को पहले दे दिया गया, वो बात अलग है। अदरवाइज़ वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि पहले आपका वेबसाइट पर रिजल्ट आया है, अब आपको RO से मेल आएगा। साथियों, इस समय युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा होगा स्कैनिंग का आपके अपॉइंटमेंट लेटर का RO में। तो कल स्कैनिंग हुई होगी, आज स्कैनिंग हुई होगी उस आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स की, जो आपको मेल के थ्रू भेजा जाएगा। तो वो साथियों की अगर आज हो गई होगी स्कैनिंग तो आपको वो मेल आज मिल जाएगा। अगर साथियों वो अगर नहीं मिल पाया है तो कल आपको वो मेल पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद संडे है। संडे के बाद काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक आपको ज्वाइन भी कराना है। पड़ोसी का कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो साथियों, आपको कल तक मेल प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये RO वाइज मेल आएंगे, आपको अलग अलग RO से मेल आएंगे, जिस भी RO के JNV में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। तो हो सकता है कि कुछ साथियों का मेल पहले आ जाए और कुछ साथियों का बाद में आए। हो सकता है कोई RO पहले भेज दे, कोई RO बाद में भेजे, कोई RO हो सकता है आज शाम ही भेज दे। तो एंजाइटी बढ़ सकती है कि मुझे क्यों नहीं आया। तो कोई RO हो सकता है कल भेजेगा, कोई RO हो सकता है कल सुबह भेज दे, कोई RO हो सकता है कल शाम भेज दे। तो आपको मेल आने शुरू हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो RO वाइज मेल आएंगे। वो सिंक्रोनाइज़ करके तो भेजते नहीं है कि हाँ एक साथ सारे RO मिल के बटन दबाएंगे और सबको पहुंच जाएगा। वो अपना अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बट आपको कल तक होपफुली मेल मिलने शुरू हो जाएंगे, या तो आज भी मेल मिलने शुरू हो सकते हैं। हो सकता है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मेल मिलने शुरू हो जाए। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर कुछ इस तरीके से मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मैंने पहले भी दिखाया था आपको वीडियो में, ये 13 तारीख को ही जब रोज़गार मिला था, बट उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाया था। आज मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए शुरू हो जाना है काम करना, क्योंकि जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि मेरिट बेस्ड जो सीनियरिटी होती है। तो साथियों मैं बता दूं कि पता नहीं आप कौन से डिपार्टमेंट में है क्या है, सीनियरिटी हमेशा आपकी ज्वाइनिंग पर होती है। आप अगर 2 दिन पहले भी, वैसे आपका एक लॉजिक ये हो सकता है कि अब सब प्रमोशन LDC से होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 1-2 दिन की सीनियरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन दैट केस सीनियर जो है वो रहेगा ही। तो अगर किसी ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है आपसे, तो वो आपसे सीनियर है 2 दिन पहले, आपकी चाहे उसकी चाहे आपसे मेरिट कम हो या ज़्यादा हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने भी KVS में जब ज्वाइन किया था तो उस कंडीशन में हमारी जो डेट थी, मैंने लास्ट डेट में ज्वाइन किया था, मुझसे पहले कुछ लोगों ने आके ज्वाइन किया था। तो फाइनली जब तक मैं वो था, मैं उनसे जूनियर ही था।
वो जूनियर का वो पता ऐसे चल जाता है कि जब अटेंडेंस रजिस्टर बनता है तो वो आपका पोस्ट के अनुक्रम बनेगा। पहले प्रिंसिपल का नाम होगा, फिर वाइस प्रिंसिपल का नाम होगा, फिर उसके बाद आपका जो पीजीटीज़ होते हैं उनकी सीनियरिटी के ऑर्डर में नेम होंगे, फिर टीजीटी के सीनियरिटी के ऑर्डर में नेम होंगे। आपको पता चल जाएगा रजिस्टर से। तो एनीवेज़, तो आप कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करने का। तो अभी अपॉइंटमेंट लेटर के पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो पहला साथियों पॉइंट है हमारा, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। तो consequent upon the qualifying of the written test followed by the interview and the select list published on the Samiti's website, you are hereby offered the temporary post of TGT Science in नवोदय विद्यालय समिति in the following terms and conditions। अब यहाँ पे कुछ साथी हम परेशान हो सकते हैं कि टेम्प्रेरी पोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग प्रोबेशन पर रहेंगे 2 साल, तो उस दौरान आप टेम्प्रेरी रहते हैं। अब प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि ये एडहॉक या जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उनका अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपकी ही भर्ती का अपॉइंटमेंट लेटर है। साथियों, ये वीडियो मैंने पोर्ट्रेट मोड में बनाया है क्योंकि इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखने में सहूलियत रहेगी। तो पहला पॉइंट जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही भगना शुरू कर देता है। तो साथियों, पहला पॉइंट है द पे बैंड प्री रिवाइज अटैच टू द पोस्ट इज 9,300 to 34,800। मतलब कुल मिलाकर ये बात ये कहने की आपका 6 CPC के अकॉर्डिंग 4600 ग्रेड पे आपकी नौकरी लगी है, 7 CPC के अकॉर्डिंग पे लेवल 7 पर आपकी नौकरी लगी है। तो अब योर इनिशियल पे स्केल फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस दुनिया भर की बात लिखी है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी पे लेवल 7th पे कमीशन के अनुसार पे लेवल 7 पर आपकी जॉब लगी है, जिसका जो बेसिक है पे वो आपका 44,900 होता है। सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो साथी है हमारा, तो उनका सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। जब वे ज्वाइन करेंगे आपका बेसिक पे होगा 44,900, तो डी आपका 42% के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा 18,858। रेसिडेंशियल अलाउंस साथियों मैं बता दूं, जो आपके गवर्नमेंट आपको रहने के लिए HRA देती है या क्वार्टर देती है। तो अगर कोई क्वार्टर नहीं लेता है तो उस कंडीशन में HRA मिलता है। पर नवोदय विद्यालय समिति एक रेसिडेंशियल जॉब है, तो इस कंडीशन में आपको HRA नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्वार्टर अलॉट किए जाते हैं। पर आपको जॉब के साथ साथ कुछ रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ भी वो करनी पड़ती है, जैसे हाउस मास्टर बनना पड़ता है और आपको अलग अलग ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, जैसे रेमेडियल क्लासेस वगैरह। तो आपको वहाँ पर कैंपस में ही रहना पड़ता है, आप कैंपस से बाहर नहीं रह सकते हैं उस कंडीशन में। इसलिए आपको एक रेसिडेंशियल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है एट द रेट 10%, यानी कि 10% की रेट पर। तो ये 4,490 हो जाएगा। ये समझ लीजिए आपको डबल फ़ायदा है कि आपको क्वार्टर भी मिल रहा है और रेसिडेंशियल अलाउंस भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं दूसरी जगह होते तो आपको HRA मिल जाता, तो उस कंडीशन में आपको क्वार्टर नहीं मिलता, और क्वार्टर मिलता तो HRA 0 हो जाता। TA आपका फिक्स होता है 1,800। TA पर DA भी मिलता है, TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, TA पर DA भी मिलता है, तो वो 42% के हिसाब से 756 हो जाएगा। NPS MS यानी कि NPS मैनेजमेंट शेयर, यानी कि जो गवर्नमेंट शेयर होता है, आपको पता है कि कुछ पैसा आपको कटता, कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है NPS। तो गवर्नमेंट जो देती है वो 14% देती है। 14% किसका? बेसिक प्लस DA का। तो बेसिक प्लस DA का 14% आपका हो जाएगा 8,926। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाएगी 79,730। फिर डिडक्शन, अब ये NPS का जो मैनेजमेंट शेयर है ये आपके अकाउंट में नहीं आता है, ये आपके NPS जो है उसमें जाएगा। तो ये आपको आपके जो बैलेंस मतलब अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें शो नहीं होता है, ये आपका NPS में जाता है। तो ये अभी क्रेडिट भी दिखा रहा है, डेबिट में भी यही दिखाएगा। जो डिडक्शन में आप NPS में आपकी सैलरी से भी कटना होता है, तो आपकी सैलरी का कितना कटता है? बेसिक प्लस DA का 10%, तो वो हो जाएगा आपका 63,775, वो सॉरी 6,375। ऐसी NPS का जो मैनेजमेंट शेयर है जो अभी मैंने ऊपर बताया था, वो आपका वो भी जो आपको क्रेडिट हुआ था वही डिडक्ट हो जाता है। तो 8,926, तो टोटल आपका डिडक्शन होता है 15,301। और इसके बाद ये आपका ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगा, तो 64,428 ये आपकी नेट सैलरी बन जाएगी, जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। साथियों, इसमें आपका TDS कट सकता है कुछ, क्योंकि आपकी जो सैलरी जो टोटल बैठेगी वो 5 लाख से ऊपर बैठ जाती है। उस कंडीशन में आपके कुछ TDS काट लेते हैं समिति वाले, जिससे कि अगर आप बाद में सेविंग्स दिखा दिया जाए तो उस कंडीशन में आप ITR फाइल करेंगे और ये जो डिडक्शन TDS कटा हुआ है वो आपको वापस मिल जाता है। जो हमारे NER वाले साथी हैं, यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले साथी हैं, जिनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पोस्टिंग होने वाली है, उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलती है। उनका जो TA और DA तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद उन्हें मिलता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जो कि बेसिक पे का 10% होता है, तो 4,490 हो जाएगा। एक होता है रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, जो कि फिक्स होता है 3,000 रुपीज़। अब ये जो है आपके हाइट के हिसाब से होता है कि कुछ प्लेन में है तो RLA कम होगा, थोड़ा हिली एरियाज़ हैं तो RLA ज़्यादा होगा। मैक्सिमम RLA आपका 3,000 रुपये मिलता है। जैसे मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी, तो उस कंडीशन में हमारा RLA मैक्सिमम होता था 3,000 रुपीज़। जो कुछ साथी की हमारी पोस्टिंग
आसाम में थी तो आसाम वालों को जो RLA है वो कम मिलता था। SD आपका फिक्स होता है 10% आपकी जो भी बेसिक सैलरी है। मैनेजमेंट शेयर सेम है, तो इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 87,220। डिडक्शन आपके सेम रहेंगे जो मैंने पीछे बताया, और नेट सैलरी आपकी बन जाएगी 71,918। इसमें आपका SD और RLA की वजह से थोड़ी सैलरी ज़्यादा बन जाएगी। तो आपका ये पहला पॉइंट आपका कवर हो गया कि आपके जो पे बैंड और सैलरी वगैरह। पॉइंट 2 क्या है, यू विल बी इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो मैं पूरा इसका बता देता हूँ, इतना पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के। आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको असेस किया जाता है आप इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। 2 साल बाद आपके प्रिंसिपल रिपोर्ट बना के RO को भेजते हैं, RO रिपोर्ट बना के हेडक्वार्टर को भेजता है, हेडक्वार्टर से आपका एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है, उस दिन से आप परमानेंट हो जाते हैं। जिस दौरान आप प्रोबेशन में हैं अगले पहले 2 साल में, तो उस दौरान आपकी जॉब कभी भी ली जा सकती है। अगर आप कोई कंपैटिबल नहीं पाए जाते हैं इस जॉब के लिए, आपको कुछ समिति को कुछ नहीं करना होगा, बस एक नोटिस देंगे छोटा सा कि हाँ आप इस जॉब के लिए सही नहीं है और आपको इस जॉब से हटा जाता है। आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा, या 1 मंथ की सैलरी देके तुरंत हटा दिया जाएगा। अगर आपको प्रोबेशन के दौरान अपनी नौकरी छोड़नी है तो उस कंडीशन में आपको भी 1 मंथ का प्रायर नोटिस देके उस जॉब को छोड़ना होगा। साथ ही जब आप 2 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सस्पेंशन तो किया जा सकता है, पर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। टर्मिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता। फिर उसके बाद जल्दी से आप कोई ब्लंडर करेंगे उस कंडीशन में ही टर्मिनेट होंगे, और वो भी बहुत बड़ी प्रोसीडिंग से। आपको ये नहीं कि एक लेटर जारी कर दिया और आपको टर्मिनेट कर दिया। और इसके साथ ही प्रोबेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है टर्मिनेट करने वाला, ये बस डराने के लिए है कि बंदा अपना ठीक से काम करे। जो थर्ड पॉइंट है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय फुली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें मैं बता देता हूँ आपको ये बताया गया है कि आपको टीचिंग के साथ साथ आपको रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ भी वो करनी होगी, जैसे हाउस मास्टरशिप, रेमेडियल एंड सुपरवाइजर क्लासेस, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, एस्कॉर्टिंग स्टूडेंट और माइग्रेशन। आपको पता है नवोदय विद्यालय में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चे भेजे जाते हैं, तो उसमें माइग्रेशन में आपको एस्कॉर्टिंग ड्यूटी भी करनी पड़ती है। और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें भी आपको ड्यूटी देनी होती है। और आपको प्रोबेशन के दौरान ये सब चीज़ें आपकी देखी जाएंगी कि आप कितने अच्छे तरीके से इन सबको काम कर रहे हैं। आपका जो 4th पॉइंट है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन सो फार एज सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ स्टूडेंट बाय एम्प्लॉयज इज कंसर्न। तो यहाँ पे आपका मैं पढ़ के ही बता देता हूँ पूरा इसको। एनी वायलेशन इज ऑफ दिस पॉलिसी शैल बी डेल्ट विद द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल मैनर। अपार्ट फ्रॉम इट यू विल मेंटेन ए विजिलेंट आउटलुक एंड कन्वे योर एप्रीहेंशन of knowledge of sexual abuse of any student in any, if any, by anybody to the appropriate authority in NVS at earliest. You will be liable to sign a document describing the policy and procedure of school to demonstrate understanding and agreement regarding your code of conduct as a teacher at the time of joining. कुल मिला के आपको जो ये अपना आपको पता है कि नवोदय में बॉयज़ भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ती हैं, तो जो सेक्सुअल अब्यूज़ अगर किसी का हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको तुरंत इसको रिपोर्ट करना है। अगर आपको पता चलता है कोई बच्चा आपको आके बताता है, आपको बिल्कुल, अगर कोई ऐसी कंडीशन कभी अगर आ गई वर्तमान में कि मतलब कोई बच्चा बाद में बोल दे कि हमने इन सर को बताया था, इन्होंने आगे रिपोर्ट नहीं किया, तो उस कंडीशन में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और कुछ कंडीशंस भी, जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल में जो मेल टीचर्स हैं वो कभी भी अकेले नहीं जाएंगी। ये मतलब एक रूल है, ये समझ लीजिए, कभी भी अकेले नहीं जाना है। आपको जो उस हॉस्टल की वार्डन होगी उसके साथ ही जाना है, कभी अगर जाना की ज़रूरत पड़ी भी तो। अदरवाइज़ आप वार्डन को बताएंगे और आपका जो काम है वो हो जाना चाहिए। अदरवाइज आपको जाना नहीं है पर्सनली, अगर जाना भी है तो वार्डन या कोई फीमेल टीचर एस्कॉर्ट करेंगी तभी आप जाएंगे विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। 5th पॉइंट है आपका, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जॉइनिंग द प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग। साथ ही मैं बता दूं आपको, जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं उन्हें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, उन्हें अपने खर्चे पर ही अपने ज्वाइनिंग वाले प्लेस पर जाना होगा। जो हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले साथी हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जिनकी पोस्टिंग होगी, हो सकता है उनके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा है, बट जो इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहली बार ज्वाइन करने जाता है जॉब, उन्हें जो भी पूरे जाने का खर्चा होता है वो दिया जाता है। तो आप लोग अपने टिकट्स को संभाल कर रखना, आपको जो जाने का रिम्बर्समेंट होगा ही होगा। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में भी यही लिखा था। और जब हम गए, बाद में हमें 2-3 महीने बाद पता चला, जो RO के हमारे ASO थे उन्होंने बताया कि आप लोग अगर अपना टिकट प्रोड्यूस करते तो आपका रिम्बर्समेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्वाइन, और इंडिया में और कहीं नहीं, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं पहली बार, उनको जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है उसका रिम्बर्समेंट किया जाता है। 6 पॉइंट है आपका, योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू बीइंग मेडिकली फिट। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जिसमें आपको जॉब के लिए मेडिकली फिट बताया जाएगा। जिस फॉर्मेट होगा वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके साथ आएगा। मैं बता दूं साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, या उस जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मेल के थ्रू आएगा उसमें भी आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें कि सारे फॉर्म्स एक साथ होंगे,
वो आपका मेल में अटैचमेंट के साथ आएगा अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। तो आप उसको प्रिंट निकालिए। हो सकता है कि उसमें कुछ करेक्शन हुआ हो, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी लिखा था जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, तो हो सकता है कुछ करेक्शन किए गए हों। तो आप उसका प्रिंट निकाल कर ना रखें, अभी वेट करें कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ वो फॉर्म आएगा अटैचमेंट के रूप में। बाकी मैं दोबारा से दिखा दूँगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लगभग वही रहेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सीएमओ से बनाना है या सीएमएस से बनाना है। सीएमओ कौन होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो जिले का होता है। या सीएमएस कौन होता है? सीएमएस आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसका जो चीफ मेडिकल सर्जन होता है वो आपका सीएमएस होता है। तो दोनों इक्वल रैंक होते हैं। तो दोनों से में से किसी से भी आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, और किसी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। पता चला अपने पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और आपने वहाँ से बनवा लिया, काम नहीं करेगा वो। 7th पॉइंट में आपका जो हमारी महिला साथी फैमिली वे में हैं उनके लिए है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको समिति को इंटीमेट करना होगा अपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ कि आप फैमिली वे में हैं और आपका जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट कुछ दिन के लिए रोक लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब आप फिट हो जाएंगे, फिट मतलब डिलीवरी के 6 वीक के बाद, डिलीवरी के 6 वीक के बाद आपको सीएमओ में जाना होगा। सीएमओ में जाने के बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा फिट का, और फिर उसके बाद आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूँ, अगर आप फैमिली वे में हैं तो उस कंडीशन में आपको समिति को और स्कूल को मतलब इंटीमेट करना ही होगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। पता चला आप सोचे कि हम नहीं करते, 6 महीने बाद जाकर ज्वाइन कर लेंगे, तो उस कंडीशन में आपकी सीट वो वैकेंट मान लिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में किसी और को दे दी जाएगी। आपको प्रॉपर एक चैनल से आपको उन समिति को वो चीज़ें बतानी हैं और अपनी जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो दिखानी है उनको। फिर उनको कन्विंस करने के बाद आपको ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। आप जब भी आप फिट हो जाएंगी उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा बिना किसी इशू के। 8 पॉइंट है, ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो टू फैलिसिट। आपको संविधान की शपथ लेनी होगी कि जो भी आप काम करेंगे वो संविधान के अंतर्गत होगा। 9th पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ मैरिटल डिक्लेरेशन। इसे मैरिटल डिक्लेरेशन देना होता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और मैरिड हैं तो आपका एक से अधिक जीवित पति या पत्नी जीवित नहीं है। 10th पॉइंट है, यू शैल डिक्लेयर योर होम टाउन। आपको होम टाउन डिक्लेयर करना होगा। होम टाउन साथियों मैं बता दूं कि होम टाउन डिक्लेयर करने का ऑप्शन सिर्फ आपके पास 2 बार आता है। एक आप अभी करेंगे और पूरी सर्विस के दौरान एक बार और चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ये किस लिए मिलता है? अगर सपोज आपने कहीं घर चेंज किया है, कहीं दूसरी सिटी में रहने चले गए, उस कंडीशन में आपको होम टाउन चेंज करने का मौका मिलता है। या जो हमारे महिला साथी हैं अभी अपना पिताजी के जो घर है उसको होम टाउन शो करेंगे, फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद जो उनका नया घर होता है उसको अपना होम टाउन घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद अगला है, द अपॉइंटमेंट कैरीज द लायबिलिटी टू सर्व एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यानी कि आपको भारत में कहीं पर भी मतलब पोस्टिंग की जा सकती है। 12th पॉइंट है, अदर कंडीशन ऑफ सर्विस विल बी गवर्न बाय द रिलेवेंट रूल्स ऑफ द समिति। चलो ये तो कुछ नहीं है। 13 पॉइंट है, यू शैल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज टू द प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय कंसर्न एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो साथियों ये सब आपको डिग्री, डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी वाला मेमोरेंडम मार्क्स ऑफ 3 ईयर्स यानी कि डिग्री के 3 ईयर्स के मार्क्स, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर यानी कि अगर आप पहले से जॉब में है तो आपको एनओसी और लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा। आपका SC/ST OBC EWS सर्टिफिकेट, OBC का न्यू फॉर्मेट में सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्मेट भी आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा। एनी अदर सर्टिफिकेट जस्ट एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स लेवल वगैरह सारी ये सब आपको सबमिट करने होंगे। साथ ही ये जो सर्टिफिकेट हैं जो आपने इंटरव्यू में शो किए थे बिल्कुल सेम वही सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे, क्योंकि आपने जो इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वही फाइल, उसकी फ़ोटोकॉपी मतलब उस आपके स्कूल में पहले से ही प्रस्तुत कर दी जाएगी आपके पहुंचने से पहले, और जो प्रिंसिपल आपको ज्वाइन कराएंगे वो उसी फाइल से आपके जो डॉक्यूमेंट्स को मैच करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी वे आपको रिपोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी वो की जाएंगी। फिर उसके बाद 14 पॉइंट है, एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फंड, अगर कुछ गलती पाई जाती है तो आपकी सर्विसेज खत्म की जा सकती हैं। 15 द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्ट एंटीसीडेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू। आपके जो DM हैं मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनको एक पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भेजा जाता है जिसमें आपका करेक्टर्स और एंटीसीडेंट्स चेक किए जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपकी सर्विसेज जो हैं वो टर्मिनेट की जा सकती हैं। फिर 16 पॉइंट है, आपको एक वैलिड ID प्रूफ देना होगा। 17 है, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अब पूरी सर्विस के दौरान जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथी हैं अभी उनकी अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, पर उनको पूरी सर्विस के दौरान एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हार्ड या वेरी हार्ड स्टेशन पर एक टेन्योर कंप्लीट करना ही होगा पूरी सर्विस के दौरान। कैंडिडेट हैविंग पोस्टिंग एट वेरी हार्ड, ये बात वही है कि आपको अगर वेरी हार्ड और हार्ड स्टेशन पर अगर किसी को पोस्टिंग मिली है पहली पोस्टिंग, तो उस कंडीशन में आप जब ट्रांसफ़र होंगे तो आपको
जो अगले जो सीख ट्रांसफ़र होंगे उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अपने पसंद की जगह पर जाने के लिए। अगले आगे क्या है, इन केस यू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन कंटेन इन दिस लेटर यू शुड रिपोर्ट एंड जॉइनिंग टू द प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम डायरेक्टली ऑन और बिफोर 13 जून 2023। आपको 30 जून 2023 से पहले जाकर ज्वाइन कर लेना है। पहले ज्वाइन कर लें तो अच्छी बात है। देयरफॉर द कैंडिडेट शुड come with well prepared all the aforementioned documents, certificate, etc., following which this offer of appointment will automatically cancel. Your joining, however, be subject to production of the medical fitness certificate of CMO. No extension will be granted in joining time under any circumstances. No further correspondence in this regard will be entertained. No request for change of place ऑफ पोस्टिंग विल बी एंटरटेन। मतलब आपको इसमें ज्वाइनिंग टाइम में कोई एक्सटेंशन भी नहीं दिया जाएगा, और आपका कोई जो अगर आप अपना पोस्टिंग का स्कूल चेंज करवाना चाहते हो वो भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। बाकी उसके बाद ये कॉपी टू भेजा गया है कि किस को कॉपी जाना है। और इट में आल्सो बी इंश्योर दैट एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द अपडेट ऑफ इन एंड साइंड। मतलब ज्वाइनिंग के समय ये चीज़ें उनसे ले ली गई हैं। क्या क्या चीज़ें ले कैन सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट, अटेस्टेशन फॉर्म, होम टाउन डिक्लेरेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओथ ऑफ एलिजेंस, डिटेल्स ऑफ फैमिली, नॉमिनेशन ऑफ GIS, LIS, ये GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, NPS रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लिविंग ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। अब अगर पहले अगर गवर्नमेंट ने बुलाई रहे हैं तो उनके लिविंग ऑर्डर, अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स दैट नो FIR और कैंडिडेट अंडरटेकिंग कि उसके खिलाफ कोई FIR कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज़ एनक्लोज्ड। और इसके साथ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है वो भी आपके साथ मतलब आया होगा। तो साथ ही मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से आपके अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। जब आप ज्वाइन करने जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपके एक उसमें लेके ही जाएंगे, साथ में आप कुछ फ़ोटोज़ भी लेकर जाना अपने। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो प्रिंसिपल आपकी ज्वाइनिंग जो रिपोर्ट लिखवाएंगे कि टू द प्रिंसिपल करके या टू द डिप्टी कमिश्नर करके कि मैंने इतने तारीख को ज्वाइन कर लिया है। बस उसमें इतना ही लिखा जाता है। उसमें प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर कर देते हैं और वही ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको RO को सेंड कर दी जाती है। RO हेडक्वार्टर को भेज देता है कि कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से आपका वो है। और मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म एक बार और दिखा देता हूँ। जो आपका ये फॉर्म अभी आप इसका प्रिंट मत लेना क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने शेयर किया हुआ है वैसे टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि ये आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आएगा। हो सकता है कुछ करेक्शन के साथ आए। तो ये पहला फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट है, दूसरा हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें भरनी है, और फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है आपका। इसके बाद देखिए साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यही रहेगा। फिर डिक्लेरेशन है, बहुत सारी डिक्लेरेशंस हैं, पता नहीं क्या क्या। फिर देखिए डिटेल्स ऑफ फैमिली का फॉर्मेट ये रहा, और फिर उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह से रिलेटेड है। और अगला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके जो अगर पहले आपने वर्क किया है तो उन सब चीज़ों की डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें भरी जाती हैं। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा ज्वाइन करते हुए। और जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है तो अभी तक परेशान ना होइए, आज शाम तक या कल तक हर हाल में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो अगर इसके साथ ही कोई आपको कोई क्वेरी है या कुछ है तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप अपने क्वेरीज लिखिए। मैं इंडिविजुअली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और बाकी पॉइंट्स के जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।